नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ की तैयारी के क्रम में आज हम ऐसे वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको हम वो प्रश्न बताएंगे जो आपको यानी छात्रों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। और अक्सर इन्हीं प्रश्नों को छात्र गलत करके आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, छात्रों की लग जाती है बैक, या तो वो पास भी होते हैं तो बड़ा गिर पड़ के 13 नंबर 12 नंबर में पास होते हैं। तो आपको ऐसी कंडीशन नहीं लानी है। आपको ऐसी कंडीशन लानी है कि आपके कम से कम 25 में 25 नंबर आए, और 25 से 25 ना आए तो 20 प्लस तो नंबर आने ही चाहिए। क्योंकि आप लगातार हमारे वीडियोस देख रहे हैं, और अगर आपने लगातार वीडियोस देखने के बाद भी नहीं सीखा तो फिर बहुत गलत बात। आप सारे वीडियोस देखिए और अच्छे से मैथ को समझ लीजिए। मैथ कोई हवा नहीं है, मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। जब मैं भी पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैथ बहुत कठिन है, लेकिन जब उसके क्वेश्चन सॉल्व करने लगो ना तो फिर वो बड़ा आनंद आने लगता है मैथ में। तो मैथ को हवा ना समझो, बोझ ना समझो, मैथ को एकदम ऐसा समझो कि ये बड़ी आनंददायक चीज़ है। और इसको एक क्वेश्चन करोगे, दो क्वेश्चन करोगे, धीरे धीरे इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम वो प्रश्न कराएंगे जो मोस्टली आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपको जो पहला चैप्टर है समानुपात और अनुपात का, अनुपात और समानुपात में एक क्वेश्चन है अनुलोम समानुपात और प्रतिलोम समानुपात के। ये क्वेश्चन छात्रों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इनमें वो तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम लोग तीर लगाते हैं। और तीर लगाना सबसे बड़ी चुनौती है छात्रों के लिए कि आखिर हम तीर अपोजिट साइड कब लगाएं, सेम साइड कब लगाएं। इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूज़न है। वैसे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के कराए हैं और उम्मीद करता हूं कि सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ तो अब जाके यहाँ पर डाउट क्लियर कर लो। तो यहाँ पर अनुलोम समानुपात क्या होता है? अनुलोम समानुपात एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि भी बढ़ने लगे तो वहाँ पर अनुलोम समानुपात होता है, और दोनों के तीर एक ही डायरेक्शन में लगते हैं। दोनों की परिभाषा अच्छे से सुन लो। दूसरा है प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात वह समानुपात होता है जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि घट जाए तो वहाँ पर प्रतिलोम समानुपात होगा, और वहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में तीर लगते हैं। अगर एग्जाम्पल करके देखें तो आपके ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने है, एक ट्रेन 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक ट्रेन है वो 2 घंटे चलती है, तो दूरी कितनी तय करती है? 120 किलोमीटर। ध्यान से समझना। अब वही ट्रेन अगर 5 घंटे चल जाए, अगर वही ट्रेन 5 घंटे चल जाए तो वो कितनी दूरी कवर करेगी? यहाँ पर जो पहला तीर लगेगा वो ऑटोमेटिक x की तरफ से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर आगे देखिए, 2 घंटे में वो चल रही है 120। अब अगर वो 5 घंटे चलेगी तो ये बताओ वो ज़्यादा चलेगी कि कम चलेगी? अगर आपने अपना दिमाग यहाँ पर लगा लिया तो ये मान के चलिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि तीर लगाना ही सबसे बड़ी समस्या है। बाकी तो सब आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। 2 घंटे में 120 चल रही है तो 5 घंटे में कितना चलेगी? जब 2 घंटे में 120 चलेगी तो 5 घंटे में 120 से ज़्यादा चलेगी। सीधी सी बात है, आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर 2 घंटे में कुछ चल रही है तो 5 घंटे में उससे ज़्यादा चलेगी। सीधी सी बात है। यहाँ पर देखो, जब एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी बढ़ रही है। ऐसी कंडीशन में तीर एक ही साइड में यानी सेम साइड में लगेंगे। जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि भी बढ़ रही है तो जो तीर होंगे वो सेम डायरेक्शन में लगेंगे। और इसको जब सॉल्व करेंगे, जिधर से तीर शुरू हो रहा है उधर से ऊपर रखो, और जिधर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर नीचे रखो। 120/5/2। अब इसको आप सॉल्व कर लो, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये 120 डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5 × 120/2। 2 छक्के 12 यानी 60, x = 300। तो जब 2 घंटे में 120 किलोमीटर जा रही है तो 5 घंटे में कितनी जाएगी? 300 किलोमीटर ये जो ट्रेन है वो यात्रा करेगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखो, ये तो हो गया आपका सेम डायरेक्शन में जो तीर लग रहे हैं। अब ये क्वेश्चन, अब जरा इस क्वेश्चन को देखो। एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में दूरी तय करती है। इसी दूरी को बस किस चाल से 5 घंटे में तय करेगी? तो एक तरफ लिखते हैं चाल और एक तरफ लिख देते हैं समय। ध्यान से समझना।
जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है तो वो 7 घंटे में पहुंच रही है। अब इसी दूरी को बस को 5 घंटे में तय करना है, ध्यान से समझिएगा। तो उसकी चाल कितनी होगी पूछ रहे हैं, किस चाल से वो 5 घंटे में तय करेगी। तो यहाँ पर ये तीर तो आप ऐसे ही लगा दो, यानी x की तरफ से शुरू करते ऊपर ले जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर ये तीर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा कि सेम डायरेक्शन में लगेगा, ये पता करना है। ध्यान से समझना, जब 7 घंटा ले रही है बस, 30 किलोमीटर की चाल से चल रही है तो 7 घंटा ले रही है। अब अगर उसको जल्दी पहुंचना है, यानी 7 घंटे की बजाय 5 घंटे में ही पहुंचना है, तो चाल को बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, ये आप अच्छे से अपने दिमाग से खुद ही सोचो। जब 7 घंटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही, तब वो 7 घंटे में पहुंच रही है। अब हमें पहुंचना है 5 घंटे में, यानी हमें जल्दी पहुंचना है। जब जल्दी पहुंचना है तो हमें अपनी रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा, यानी इसको बढ़ाना पड़ेगा। अभी 30 से चल रही थी, अब इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में तीर लगेगा। पहला तीर यानी x वाला तीर तो आपको लगा ही देना है, दूसरा वाला तीर डिसाइड करना है प्रश्न के हिसाब से। तो ये चीज़ समझ गए, एक राशि के घटने पर दूसरी राशि बढ़ रही है, इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन में तीर लग रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो। x की तरफ से शुरू हो रहा है तो x/30 बराबर 7 की तरफ से शुरू हो रहा है तो 7/5। अब सॉल्व कर लो इसको, 30 × 7/5, 5 से इसको काटेंगे तो 6 आएगा, 6 7 42। x की वैल्यू कितनी आ गई? 42। अगर उसको 5 घंटे में पहुंचना है तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसको बस चलानी पड़ेगी, तब जाके वो उतनी दूरी तय करेगी। उम्मीद करता हूं कि ये जो कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो इसको रिवर्स कीजिए, दोबारा से देखिए। यहाँ पर देखिए, जो दूसरे तरह का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, a की पावर -2 और a की पावर -3 ये लगा है बीच में आपका इनटू यानी मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ पर देखो, बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि यहाँ पर a की पावर -2 है और यहाँ पर a की पावर 3 है। तो यहाँ पर ये जो माइनस है, देखो यहाँ पर बेस वैल्यू तो सेम है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर -2 है इसको हम प्लस में करें या फिर इन दोनों का बीच में मल्टीप्लाई है, इन दोनों को आपस में जोड़ दें। यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर बेस वैल्यू दोनों में सेम है तो आपको इसको प्लस में लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस में लाएंगे तो ज़्यादा देर लगेगी और हमें एग्ज़ाम में करना होता है जल्दी से क्वेश्चन। तो यहाँ पर इन दोनों को क्या करो, एक ही में कर लो और पावर को आपस में जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा, तो इसको -2 + 3 इसको आपस में जोड़ देते हैं। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक प्लस है एक माइनस में है, तो ये घट जाएंगे और 3 में 2 घटेगा तो आएगा 1, चिन्ह लगेगा यहाँ पर प्लस का, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। समझ गए बात? तो a की पावर 1 आया तो इसका जो आंसर होगा a ही होगा, ठीक है, क्योंकि अगर किसी की पावर 1 होती तो उसका कोई मतलब नहीं होता, वही सेम टू सेम नंबर आपका आ जाता है। क्लियर है? इसी तरह इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, 4 की पावर -4 × 4 की पावर 6। तो 4 को एक ब्रैकेट में लिख के -4 + 6, यानी बीच में लगा है मल्टीप्लाई का साइन, तो ये जो पावर है इनकी वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये देखिए -4 और 6 को आपस में हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया है। अब एक का चिन्ह है माइनस का, एक का चिन्ह है प्लस का, तो ये घट जाएंगी। जब घट जाएंगी तो 4 की पावर 2 आ जाएगा, 6 में 4 घटेगा तो 2 आएगा, और 4 की पावर 2 होता है 16। 4 की पावर 2 16 क्यों होगा? क्योंकि 4 की पावर 2 है तो 4 का 2 बार गुणा किया गया, 4 × 4 = 16। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको बहुत कंफ्यूज करता है, और इस तरह के क्वेश्चन तो जनरली स्टूडेंट गलत ही कर देते, कोई मतलब ही नहीं है, गलत कर देते। देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है 27 की पावर 2/3। हमने क्या बताया कि जब भी बटे में पावर यानी भिन्न में पावर हो तो उसके नीचे वाला यानी हर को देखो कितना है, 3 है। अगर ये 3 है तो इसका मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है ये 27 जो है वो किसी न किसी का वर्ग है, घन है, ठीक है। अगर ये 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये जो 27 है ये किसी न किसी का घन है, और ये पता करना आपका काम है कि 27 किसका घन है। ये 27 घन है 3 का, ठीक है। तो हम इस 27 को 3 के घन के रूप में लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 और ये 2/3।
ठीक, ये 2/3 यहाँ पर, और इस 27 को हमने 3 की पावर 3 के फॉर्म में लिख दिया। अब जब पावर के ऊपर पावर होती तो आपको पता है कि दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 इंटू 2/3। ये जो 3 है और ये 2/3 है, जब पावर के ऊपर पावर लग गई तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, तो इसको काट दो, 3/3 और ये बचेगा 2, 3 की पावर 2 आएगा और 3 की पावर 2 होता है 9, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला देखो क्वेश्चन है 243 की पावर 3/5। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा वो देखिए, 243 3/5, अब नीचे कितना है 5 है, तो इसका ये मतलब है कि किसी संख्या को 5 बार आपस में गुणा करने पर 243 मिलता होगा। अब 243 कैसे मिलेगा, इसको ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 5 बार गुणा कर रहे हैं तब हमें 243 मिल रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए इसके गुणनखंड निकाल सकते हो। अगर आपको नंबर थोड़ा बड़ा है या ऐसा नंबर है जो आपके दिमाग में नहीं है तो आप इसको गुणनखंड कर लो, आपको पता चल जाएगा कि किस नंबर को 5 बार गुणा करें तो 243 हमें मिल जाए। देखिए ध्यान से, ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देख लेते हैं कटेगा कि नहीं, 2 4 6 3 9, यानी 9 3 के पहाड़े में आ रहा तो 3 से ये कट जाएगा, 3 8 24, 3 और ये आ जाएगा 27, 3 81, 3 और ये हो जाएगा 9, 3 3, ठीक। अब यहाँ पर देखो 1 आ गया, यानी जो 3 है अगर इसको हम 5 बार गुणा कर दे तो हमें 243 मिल रहा है। तो इसको हम 243 की जगह 3 की पावर 5 लिख सकते हैं और 3/5 ये तो पावर में है। अब पावर के ऊपर पावर लग चुकी है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 इंटू 3/5 कट जाएगा, 3 की पावर 3 बचेगा, ये रहा 3 और 3 की पावर 3 बचेगा और 3 की पावर 3 होता है 27, इसका सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तुरंत बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो आपके सामने है जो कन्फ्यूजिंग है वो है 64 की पावर -2/3, 64 की पावर -2/3। अब फिर से वही कंडीशन यहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर पावर भिन्न में है और नीचे कितना है 3 का मतलब है क्यूब। ये 64 किसका क्यूब है ये आपको बताना है। तो 64 किसका क्यूब है, हिंदी में अगर कहूँ तो 64 किसका घन है। 64 किसका घन है, तो ये 4 का घन है, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 करने पर 64 आता है। तो 64 को हम 4 क्यूब के फॉर्म में यानी 4 का घन के फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 क्यूब -2/3। अब पावर के ऊपर पावर आ गई तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू -2/3, इसको काटा तो 4 की पावर -2 आ गया। अब यहाँ पर 4 की पावर -2 आ गया तो हमें क्या करना होगा, इसको प्लस में लाने के लिए 4 को नीचे भेजना होगा, तो 1/4 की पावर 2। जब 1/4 की पावर 2, ये जो माइनस में था ये प्लस में हो चुका है, अब 1/4 की पावर 2 है तो 4 की पावर 2 कितना होता है 16, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/16, इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जो कंफ्यूज कर देते हैं ये आपके अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ पर देखो और कौन सा क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, चक्रवृद्धि ब्याज तो सभी लोग निकाल लेते हैं, उसका जो फार्मूला होता है वो किसी से छिपा नहीं है, वो आपको मालूम है, 1 + r/100 की पावर n, ये आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला है। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो a निकाल कर उसमें p घटा देना, आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आता है। ठीक है, ये आपका है मिश्रधन, ये है आपका मूलधन। क्लियर है, ये तो हो गई एक जनरल बात। तो फार्मूले पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो जो फार्मूले हैं पूरे कोर्स के, उसका वीडियो मैंने बना दिया है, वो आप ज़रूर देख लेना क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखो, अब इनका इस सूत्र का प्रयोग करके जनसंख्या वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या वाले क्वेश्चन पिछले 1-2 परीक्षाओं से पूछे जाने लगे हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देख लीजिए। उसमें क्या होता है, एक नगर की कुछ जनसंख्या होती है, वो पिछले 5 साल में घट रही होती है या तो बढ़ रही होती है। वो बोलेंगे वर्तमान में इतनी जनसंख्या है, तो 5 साल पहले की जनसंख्या बताओ या 5 साल बाद की जनसंख्या बताओ। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको जनरली स्टूडेंट छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है तो बड़ा बवाल है, लेकिन वो सबसे सरल क्वेश्चन होते हैं। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज आप निकालते हैं वैसे ही वो भी क्वेश्चन होते हैं।
चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन में क्या होता है, तो कभी कभी तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है और हमारे पास फार्मूला जनरली हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, मिश्र धन वाला। ठीक है, अब यहाँ पर जो जनसंख्या वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें केवल यही आपको निकालना होता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालने की जरूरत नहीं है। चलो देखो कैसे क्वेश्चन होते हैं वो। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है। यदि इस समय नगर की जनसंख्या 1,40,000 है तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझो, वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 1,40,000, यानी इसको हम लोग P यानी मूलधन की तरह कंसीडर करेंगे 1,40,000। ठीक है, यहाँ पर समय दे रखा है 3 वर्ष, T या फिर कह सकते हैं N, ये कितना दे रखा है, 3 वर्ष। ठीक, अब यहाँ पर रेट दे रखा है यानी दर दे रखी है 10%। अब ये पूछ रहे हैं 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या ज्ञात करो। सीधा इसमें चक्रवृद्धि मिश्र धन वाला फॉर्मूला लगाओ और आप अपना आंसर ले लो। देखो यहाँ पर 3 चीज़ें दे रखी हैं, तो क्या आप यहाँ पर मिश्र धन नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। यहाँ पर देखिए सीधा फार्मूला लगाया गया है, नगर की वर्तमान जनसंख्या, वही मतलब जो मैंने बताया था जैसे हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं ना, AP1 + R/100 की पावर n। तो यहाँ पर जो A है वो ये लिखा हुआ है और जो P है वो आपका ये है और जो R है यानी जो दर है वो यहाँ पर है और समय आपके सामने ये है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ रख दीजिए और सीधा सीधा आंसर निकाल लीजिए। देखो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट छोड़ देते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है, सीधा चक्रवृद्धि मिश्र धन वाला फार्मूला लगाना है और ये हो जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो ये तो हो गई कि जब जनसंख्या बढ़ रही है, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जनसंख्या 10% बढ़ रही है। जब बढ़ रही है तो हमने यहाँ पर जो 1 के बाद चिन्ह लगाया है प्लस का, जब बढ़ रही है तो प्लस में लगाएंगे, जब घटेगी तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। बस इसका ख्याल रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, एक नगर की जनसंख्या क्या है, वो प्रतिवर्ष 5% कम हो रही है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, नगर की जनसंख्या 5% कम हो रही है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या 3610 है तो 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या बताओ। 5 वर्ष कम होती जा रही है तो 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या बताओ। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, 1 माइनस कमी की दर बटे 100। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ पर पूछ रहे हैं 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या। ठीक है, तो जो 2 वर्ष पूर्व होगी, आप ये बताओ कि मूलधन पहले आता है या फिर मिश्र धन पहले आता है। अगर इसका आपने जवाब दे दिया तो यहाँ पर ये जो 3610 है ये P है या फिर ये A है, आपको क्लियर हो जाएगा। मूलधन पहले आता है कि मिश्र धन पहले आता है, तो आपको पता होना चाहिए जब मूलधन होगा तब उसमें ब्याज जुड़ेगा और उसके बाद मिश्र धन बनता है। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया होगा। 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या पूछ रहा है यानी पहले की पूछ रहा है, तो पहले तो आपका मूलधन आता है, यानी यहाँ पर ये P के बारे में पूछ रहा है। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर P पूछ रहा है तो इसका मतलब ये जो है ये आपका A है यानी मिश्र धन है। तो वही यहाँ पर देखो, मिश्र धन की जगह 3610 होगा, यहाँ पर 3610 रखा गया है और मूलधन की जगह पर x रखा गया है, यानी मूलधन हमें यहाँ पर निकालना है। तो इस तरह आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये कमी हो रहा है तो यहाँ पर हमें 1 माइनस लगाना है। यहाँ पर 2 वर्ष पूर्व की पूछ रहा है, यानी पूर्व मतलब पहले, और ये वर्तमान है तो पूर्व वाला पहले आता है, वर्तमान वाला बाद में आता है। तो पूर्व हमेशा P होगा यानी मूलधन होगा और जो बाद वाला होगा वो मिश्रधन होगा। तो मिश्रधन बराबर के इस साइड है तो ये मिश्रधन होगा और ये आपका मूलधन होगा। अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यूज़ रखिए और आंसर ले आइए, इसमें अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है। क्लियर हो गई बात? कैलकुलेशन तो आपको करना आना चाहिए, वरना ये सब करना बिल्कुल बेकार है। कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, वो सब आपको पहले से आना चाहिए। जो अगला पॉइंट है वो है चेक के प्रकार। चेक के प्रकार में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 3 तरह के चेक होते हैं, उसमें 2 जो चेक हैं उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। रेखांकित चेक तो सबको अच्छे से पता है, लेकिन जो 2 शुरू के चेक हैं उनके बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं
चेक की परिभाषा है, चेक एक शर्त रहित आज्ञापत्र है जो संबंधित खाते से रुपए निकालने के काम आता है। चेक के प्रकार हैं वाहक चेक, आदेशित चेक, रेखांकित चेक। सभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाहक चेक क्या है और आदेशित चेक क्या है। तो यहाँ पर इसको एकदम अच्छे से ध्यान से समझो। लिखा हुआ है यह चेक जिसके नाम होता है। मान के चलो कि ये चेक है सुरेश के नाम, ठीक। अब यह चेक जिसके नाम होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर देता है। अब यह सुरेश के नाम का चेक है। अब सुरेश जाना नहीं चाहता तो क्या होगा, सुरेश अपने दोस्त रमेश को भेज देता है और कहता है कि जा भाई बैंक से पैसे निकाल लो। चेक दे दिया और उससे कह दिया कि जाओ पैसे निकाल लो। तो वो बैंक में चेक लेकर जाएगा और जो कैशियर होगा वो चेक के पीछे रमेश के साइन कराएगा। रमेश से एक आईडी मांगेगा, आधार, पैन कार्ड, कुछ भी हो, और उस चेक का भुगतान कर देगा। कुछ समझ में आया? वाहक चेक क्या है? आदेश चेक क्या है? आदेशित चेक यानी ऑर्डर चेक क्या है? ऑर्डर चेक मान के चलो कि हमने सुरेश के नाम चेक काटा हुआ है, तो ये जो चेक है उसको केवल और केवल सुरेश ही कैश करा सकता है और कोई बंदा कैश नहीं करा सकता। ऐसा चेक होता है आदेशित चेक। तो दोनों में आपको समझ में आ गया होगा। वाहक चेक का मतलब है कि कोई बंदा किसी को भी भेज सकता है, ठीक है, और पैसे निकलवा सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जिसके नाम चेक होगा कि अगर मैंने सुरेश के नाम चेक काट रखा है तो इस सुरेश के अलावा कोई और बंदा इस चेक का भुगतान नहीं करा सकता। और वाहक चेक में क्या होता है, वाहक में अगर हमने सुरेश के नाम चेक काट रखा है तो सुरेश अपने दोस्त रमेश को भेज देगा और कहेगा जाओ पैसे निकाल लो, वो पैसे निकाल लाएगा। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। रेखांकित चेक आपको बहुत अच्छे से पता है, एक चेक होती है और चेक के साइड में दो लाइनें खींच दी, यहाँ पर लिख दिया अकाउंट पे ही ओनली, या तो लिख दिया एंड को, या तो बोल दिया निगोशिएबल, ये लिख दिया ओनली, नॉन निगोशिएबल, नॉट निगोशिएबल, जो भी है वो लिख देते हैं। और ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहते हैं। रेखांकित चेक की एक खास बात होती है, ये केवल अकाउंट में ही कैश की जाती है। ये आपको हाथ में कैश नहीं मिलेगा, ये अकाउंट में ही पेमेंट होगा इसका, ठीक। यहाँ पर देखिए लघु गणक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, log 10 1 की पावर 1 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 की जगह कोई भी नंबर हो आंसर हमेशा 0 आएगा। यहाँ पर ये जो है, अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आप चाहे जितना नंबर बदल लो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। देखिए यहाँ पर ये कैसे होता है, ध्यान से समझिए। ये 10 है, अगर 10 की जगह हम 20 रख दें, log 21 बराबर 0 ही आएगा। क्यों आएगा? अगर इसको हम घातांकीय रूप में लिखें तो क्या होगा, 20 मेन वैल्यू बन जाएगी, 0 पावर में आ जाएगा और आपका ये 1 बराबर के उस तरफ चला जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर आपसे ये कह दें कि log 25 1 की वैल्यू बताओ कितना आएगा, अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो आपका इस तरफ 0 ही आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग 1 ना पढ़ के इसको 10 पढ़िएगा। 10 की जगह अगर कोई भी नंबर हो तो आंसर आपका 0 ही आएगा। आगे देखते हैं मानक रूप में लिखने। मानक रूप में इसको कैसे लिखेंगे? मानक रूप में अभी ये दशमलव भूल जाओ, हमेशा लेफ़्ट साइड से देखना शुरू करो, पहला नंबर कहाँ मिल रहा है। लेफ़्ट साइड से हमने देखा तो पहला नंबर हमें 3 ही मिल गया, तो ये रहा 3। अब 3 के बाद दशमलव लगा दो, उसके बाद जितने नंबर हैं उनको लिख डालो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर कि ये जो दशमलव है ये कितने स्थान खिसका है, दाईं तरफ की बाईं तरफ। ये जो दशमलव है ये खिसका है बाईं तरफ, ठीक। ये दशमलव यहाँ से यहाँ आ चुका है और कितने स्थान आया है, 1 स्थान आया है। अगर ये लेफ़्ट साइड जा रहा है तो 10 की पावर +1 होगा आंसर। 3 × 7 3 × 10 की पावर 1, ये इसका आपका आ गया मानक रूप। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन करके देखो तो और अच्छे समझ में आएगा। 413.7, तो इसको देखो, पहला नंबर पकड़ो 4, इसके बाद दशमलव लगाओ और जितने नंबर लिखे उन सभी को लिख दो, 137। अब यहाँ पर देखो दशमलव कहाँ था, 3 के बाद था।
अब ये 1 के पहले आ चुका है, यानी 1 2 2 स्थान खिसक चुका है। जब 2 स्थान खिसक चुका है तो यहाँ पर हम, और ये किसका किधर है, लेफ्ट साइड किसका है, तो जो 2 स्थान किसका है 10 की पावर 2 कर देंगे प्लस में। क्लियर हो गई बात। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए 0.125। अब हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड से देखना शुरू किया तो पहला नंबर हमें मिला 1 को पकड़ते हैं 0.25 इंटू 10 की पावर कितना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं दशमलव जो है वो राइट साइड में खिसक रहा है, इस साइड खिसक रहा है। पहले ये 1 के पहले था, अब 1 के बाद आ चुका है और एक कदम खिसका है, तो यहाँ पर 10 की पावर -1 लगा देंगे। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन देखिए 0.072। तो यहाँ पर आप देखिए पहला नंबर हमें मिल रहा है 7, उसके बाद पॉइंट लगाए और उसके बाद जितने भी नंबर होंगे वो सब लिख डालेंगे। तो 7.2 यहाँ पर लिखेंगे और दशमलव देखिए किस साइड खिसका है और कितनी कदम खिसका है। तो ये खिसका है राइट साइड में। पहले दशमलव यहाँ 0 था और यहाँ पर लगा था, अब यहाँ पर ये दशमलव उठ के राइट साइड में खिसक चुका है और कितने स्थान खिसका है 0 और 7 को पार करके यहाँ आ गया, यानी 2 कदम खिसका है। तो इसको हम लोग माइनस में लिखेंगे। जब भी राइट साइड में जाएगा तो आपका जो पावर है वो माइनस में होगी, जब भी दशमलव लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तब ये पावर प्लस में हो जाएगी। इस तरह मानक रूप को लिखा जाता है। सीधा 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे से समझ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शेयर के बारे में लोग कंफ्यूज रहते हैं और मैंने देखा है अक्सर कमेंट में लोग पूछते हैं लाभांश किस मूल्य पर दिया जाता है, दलाली किस मूल्य पर दी जाती है, और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो शेयर जो होता है उसके 2 मूल्य होते हैं, एक तो हो गया अंकित मूल्य और दूसरा हो गया बाजार मूल्य। शेयर मूल्य कैसे डिसाइड होता है, जब भी कोई कंपनी अपने शेयर पहली बार बाजार में उतारती हैं तो जिस मूल्य पर बाजार में शेयर इशू किए जाते हैं उसको कहते हैं अंकित मूल्य। उसके बाद जब शेयर बाजार में बिकने लगते हैं, लोग शेयरों की खरीद फरोख्त करने लगते हैं, तो जिस समय जो शेयर का मूल्य चल रहा होता है वो शेयर का बाजार मूल्य कहलाता है। अगर जब भी बात करेंगे कि लाभांश किस मूल्य पर दिए जाते हैं, तो लाभांश देती है कंपनी। कौन देता है? कंपनी। और जब कंपनी कोई चीज़ दे रही है तो वो अपने मूल्य पर देगी, क्योंकि उसने जिस मूल्य पर शेयरों को निर्गत किया है, इशू किया है, वो कंपनी उसी मूल्य पर लाभांश को देती है। लाभांश को अगर अंग्रेजी में कहें तो कहेंगे डिविडेंड। अगर आप लोग शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करिए और फिर आपको पता चलेगा डिविडेंड क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है। फिलहाल तो आप लोग पढ़ के समझ जाओ, पढ़ाई कर लो पूरी, उसके बाद देखना। यहाँ पर देखो बाजार मूल्य मैंने बता दिया क्या होता है। दलाली जो होती है वो सदैव बाजार मूल्य पर दी जाती है, ठीक है, क्योंकि दलाली चाहे शेयर को खरीदो चाहे बेचो आपको दलाली देनी पड़ती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रोकरेज। ठीक, ब्रोकरेज जो होती है वो खरीदने पर भी देनी पड़ती है, बेचने पर भी देनी पड़ती है। तो जो बाजार का मूल्य होता है, जब कोई इंसान शेयर को खरीदेगा बेचेगा, वो किस पे खरीदेगा बेचेगा? बाजार मूल्य पर। तो बाजार मूल्य पर दलाली दी जाती है। उम्मीद करता हूँ इन दोनों में जो कन्फ्यूज़न था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ पर जो है समुच्चय। समुच्चय में देखिए इस तरह के क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं और छोड़ देते हैं। ये मैंने अक्सर नोटिस किया है, क्योंकि बहुत से बच्चों से मेरी बात होती है और वो लोग अक्सर इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ये ऐसा लगता है एक्स कॉलन एक्स ये सब क्या है, ये देख के बच्चे डर जाते हैं और छोड़ देते हैं, कहते हैं हटाओ दूसरा क्वेश्चन करो। तो यहाँ पर इसको देख के डरना नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पर ये बता रहे हैं एक्स की जो मतलब है, एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर दे रखी। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स जो है वो 5 से छोटा है। तो यहाँ पर एक्स है वो एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 5 से छोटा, तो 5 से छोटी जितनी भी प्राकृतिक संख्या होंगी वो इस समुच्चय के अंतर्गत आएंगी। अब यहाँ पर हम 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 से छोटी कहा जा रहा है, तो 1 2 3 4 इसका आंसर आ जाएगा 1 का। सेकेंड वाला इसी तरह देखो, यहाँ पर b जो है वो x एक विषम संख्या है और x जो है वो 10 से छोटी है। तो b जो है वो एक विषम संख्या 10 से छोटी है, तो 1
3, 5, 7, 9। ये 10 से छोटी हैं संख्याएं और विषम हैं। क्लियर। उप समुच्चय की संख्या कैसे निकालेंगे और उनको लिखेंगे कैसे, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो उप समुच्चय की संख्या, अगर केवल संख्या बोल दे कि भाई संख्या निकाल लो 5, 6, 7, ये आपकी हो गई समुच्चय लिखा हुआ है। अब इसके उप समुच्चय की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर m। m जो होता है इनके अव्यय होते हैं, यानी अव्यय कितने हैं, 1, 2, 3, 3 अव्यय हैं तो 2 की पावर 3 कर देंगे, उप समुच्चय आपके कितने आ गए, 8 आ गए। अगर ये कह दे कि आप इनके उप समुच्चय ज्ञात करो या इनके उप समुच्चय लिखो, ये तो आपने संख्या निकाल दी कि कितने उप समुच्चय होंगे। अब इसके उप समुच्चय कौन कौन से होंगे वो देखो। पहला तो होगा रिक्त समुच्चय यानी 5, दूसरा होगा आपका 5, 6 और 7, ठीक। और अगला होगा इन दोनों को कंबाइन में ले लो 5, 6, इन दोनों को कंबाइन में ले लो 6, 7 और इन दोनों को कंबाइन में ले लो 5, 7, ठीक। अब एक बार इन तीनों को एक साथ ले लो 5, 6, 7। अब देखो कोई बच रहा है, 8 हमें चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आपने देखा यहाँ पर हमने उप समुच्चय ज्ञात करके भी दिखा दिए, और अगर केवल आपसे पूछ ले कि उप समुच्चय की संख्या बताओ तो आप ये वाला फार्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, a बराबर 5, 6, 7, b बराबर 6, 8, 9, इसको वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करना है। तो वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करना है तो कैसे होगा, देखो ध्यान से। आपको इसको करने से पहले ये देखो क्या इन दोनों में कोई कॉमन नंबर है। जी हाँ, बिल्कुल कॉमन है, 6 कॉमन है दोनों में। तो हम जब अगर कोई कॉमन है तो इन दोनों के जो वृत्त होंगे वो ऐसे बनाएंगे कि एक दूसरे पर थोड़ा सा ओवरलैप कर रहे हों। ये वृत्त है और इसी के ऊपर से एक वृत्त बनाएंगे, तो जो कॉमन होगा वो इस कॉमन एरिया के अंदर लिखा जाएगा। 6, 5, 6, 7, ये हो गया आपका A और ये हो गया B। 6, 8, 9, ये B वाला है और ये A वाला है। ये तो हो गया आरेख। अब यहाँ पर अगर ये कह दे कि आप A यूनियन B बताओ, A यूनियन B बताओ, तो आपको क्या करना है, आपको ये पूरा जो दोनों वृत्त हैं इनको पेंसिल से ऐसे ऐसे आपको ड्रॉ कर देना है। अगर ये A यूनियन B की बात करें तो आपको ऐसे पूरा रंग देना है, तरीके से लाइनें खींच देनी है। आगे देखो, अगर ये कह दे कि A इंटरसेक्शन B निकालो, क्या निकालो, A इंटरसेक्शन B को वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करो। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में जो कॉमन हो, तो कॉमन यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर ये वाला एरिया आपको ऐसे करके कलर कर देना है। ये है A यूनियन B, और जो इससे पहले मैंने पूरा कलर किया था वो था A यूनियन B। ये है A इंटरसेक्शन B और जो पूरा होगा वो A यूनियन B होगा। अब आते हैं कुछ गुणनखंड के क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड आती है कि गुणनखंड का अलग वीडियो बना दीजिए, तो मैं गुणनखंड का अलग वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। ये भी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसको हम रोक देंगे अभी थोड़ी देर बाद। इसके बाद और ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस गुणनखंड जो होते हैं इनको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आपने देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनके गुणनखंड सेम टू सेम आ जाते हैं, ठीक है। लास्ट में आपने आंसर देखा होगा इस तरह दोनों में सेम आ जाता है। एक में देखा होगा एक में कुछ और आएगा, एक में कुछ और आता है। तो इस तरह के 2 तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर ये किस तरह सॉल्व होगा ये आपके ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पर तो x² दे रखा है, लेकिन ये जो नंबर है क्या ये भी किसी का स्क्वायर है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये स्क्वायर है 5 का। 5 गुणे 5 करोगे तो 25। अब ये जो बीच में 10x बचा हुआ है, आपने वो जो फॉर्मूला पढ़ा ही होगा a + b का होल स्क्वायर, मैंने पिछले वीडियो में खूब याद भी कराया, a² + b² + 2ab। तो आपके सामने a² तो ये रहा और ये रहा b², बीच में रहेगा 2ab, यानी 2 तो हमें लिखना ही लिखना है। a आपका ये है x,
और b है आपका ये 5, तो 2 इंटू एक्स इंटू 5, तो 5 2 जा 10, 10x ये रहा। तो यहाँ पर हम इसको सीधा सीधा ये लिख सकते हैं x प्लस 5 की पावर 2, जैसे ये यहाँ पर लिखा गया है। इससे हम लोग ये फॉर्मूला बनाते हैं। आपके पास ये दे रखा है तो आप इससे ये बना लो, और जब किसी की पावर 2 हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि उसी को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये यहाँ पर देखो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5, ये सॉल्व हो गया। इसका आंसर आपके सामने आ गया। अब इसी को एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ये जो 25 है और ये एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा है, तो इसको हम लोग 1 मानेंगे। तो 25 का जब हमने गुणा किया 1 में तो 25 ही आया। अब इस 10x को हमें 2 ऐसे भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पर 25 आए और जोड़ने या घटाने पर 10 आ जाए। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो इसको। तो वो 10x को हम 5 और 5 के भाग में तोड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x, 10x को हमने 5x में हम तोड़ लिया और ये 25, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? x कॉमन मिल रहा है। तो एक्स स्क्वायर से जब हमने x कॉमन लिया तो x बचा, 5x से हमने x को कॉमन लिया तो 5 बचा। अब जो यहाँ पर कॉमन मिला है सेम टू सेम आप इधर ऐसे ही लिख दो, ठीक है। अब इधर तक का हिसाब हो चुका है। 5x में x को कॉमन लिया तो बचेगा प्लस का 5। अब सब छोड़ दो। अब यहाँ पर जो इन दोनों में कॉमन है उसको एक ब्रैकेट में लिखो, और जो ब्रैकेट के बाहर था उसको एक ब्रैकेट में लिख दो, x और ये प्लस 5। ये आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो पहले वाले तरीके से कर लो। पहले वाले तरीके में आपको इसका स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्क्वायर नहीं है तो फिर ये आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, जिस तरीके से ये अभी मैंने करके दिखाया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो क्या है। a स्क्वायर प्लस 8/3a, यहाँ पर लिखा a स्क्वायर प्लस 8/3a प्लस 16/9। यहाँ पर देखो ये तो स्क्वायर है, क्या ये भी स्क्वायर है? जी हाँ, ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है। ध्यान से समझो, 4/3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये देखिए वो 2ab वाला फॉर्मूला बनना है कि नहीं। 2 इंटू a, ये रहा a, और b कितना है? 4/3। देखो 4 दूना 8/3, ये 8/3 आपका सही आंसर आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि इसका जो बनेगा a प्लस 4/3 की पावर 2 और a प्लस 4/3 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a प्लस 4/3, ये आंसर आपका आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ रही होगी किस तरह इसका गुणनखंड किया गया है। अब यहाँ पर आपके लिए जो क्वेश्चन है वो आप करके दिखाएंगे 4th वाला। नीचे कमेंट में बताइए इसका क्या आंसर आएगा, यानी इसके गुणनखंड क्या आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और गुणनखंड को यहीं रोकते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। इसका जो आगे के क्वेश्चन हैं जो कंफ्यूज करते हैं उसके लिए पार्ट 2 लेकर आएंगे, और पार्ट 2 में जो बाकी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।